हेलो पीपल्स, क्या हाल चाल लवली पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। कैसे हैं हमारे बच्चों, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हेलो 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 भैया, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ नहीं, एक छोटी नन्ही मुन्नी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक एकदम छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या आप ये रिक्वेस्ट पूरी करेंगे? भैया आदमी आपके लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, क्या आप ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर देंगे? क्या अपने भैया के लिए, गुप्ता जी के लिए आप उनकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर देंगे? मेरा लाइव मेरे कोई नहीं दिख रहा। रेडी है, एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं बोलूँ बस? चलो देखो भैया, सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, आज हम लोग 40,000 पे खड़े हैं, आपका चैनल 40,000 पहुंच गया। एक दिन आप ही का चैनल 50,000 पहुंचेगा, आप ही का चैनल है, और एक दिन आप ही का चैनल 1,00,000 पहुंचेगा, और आपके द्वारा ही दिलाया हुआ प्ले बटन मैं हाथ में लेके बैठूंगा, जो मेरा सपना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि भैया हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एट एन अकेडमी आपके लिए एक ऐसा इवेंट करने के लिए जिसमें भैया हम आपके सारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, फेवरेट रोस्टर, फेवरेट गेमर सबको बुलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं इस इवेंट का हर आदमी पार्ट बने। इसलिए ऊपर जो लिंक लगा है, हम आपसे चाहते हैं, इससे पहले हम शुरू करें, एक छोटा सा फेवर मैं चाहता हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करिए। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये अभी वीडियो चल रहा है ना, मैं यहां पर ऐसे पॉज कर दिया, ठीक है। यहां आप इस लिंक पर क्लिक करो, ये जो चैट के ऊपर पिन किया हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर खाली ऐसे नोटिफाई मी लिख के आएगा, इसको नोटिफाई मी क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पर वीडियो को लाइक ठोक देना है। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। एकदम सिंपल सी चीज है। अभी यहां पर 260 बच्चा दिख रहा है, यहां पर लाइक का काउंटर और नोटिफाई मी क्लिक करना है, और कुछ नहीं। फिर से करके दिखाऊं क्या करना है? ऐसा पीछे मेरा वीडियो चल रहा है, यहां पर मेरे वीडियो पर क्लिक करोगे, जो मैसेज पिन है ये देखो, यहां पर नोटिफिकेशन ऑन आ रहा है, इसको दबा दो, नोटिफाई मी पर क्लिक कर दो, और यहां पर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से भैया पहले इसको करके खत्म करो, तब तक मैं लिंक शेयर करता हूं, सबको बुला लेता हूं, फिर शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी आज हम लोग पूरा का पूरा IRF खत्म करेंगे, सब कोई करेगा भैया। जो ये नहीं करेगा, ठीक है, हम नहीं चाहते ये बात बोलना, आपको हमसे प्यार है, हमने बहुत मेहनत की है आपके पीछे। कल भी मैं, पता है, सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है मेरे को ऑफिस जाके ये इवेंट का काम करने के लिए, उसके अलावा 10 घंटा मेरा लेक्चर और है। तो भैया फटी पड़ी हुई है मेरी, और ये मंथ मेरा वो होना चाहिए था। पता है कितना, मतलब दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, मेरे को फैमिली के साथ स्पेंड करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये पूरी दिवाली मेरी सिर्फ बच्चों के साथ गई है, बच्चों वाली फैमिली के साथ। मम्मी को टाइम नहीं दे पाया मैं घर पे, ठीक है। इस बार मैं घर से वापस आ रहा था, मम्मी बोलती है कि इस बार तो पता ही नहीं चला कि तुम दिवाली पर घर पे थे। मेरा मन रो गया एकदम से, मतलब क्या करें मम्मी, ऐसा फंस गए थे। मम्मी बोली कोई बात नहीं, समझते हैं। एक अपने परिवार के लिए ये मेरा आपकी तरफ है, मेरा ये बर्थडे मंथ भी है मेरा, पर वो भी पूरा का पूरा इसी में चला जा रहा है। बट कोई बात नहीं, आपके करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इवेंट आपके लिए ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूं एक बार प्लीज आप लोग जल्दी से इसको नोटिफाई मी करके लाइक कर दो फटाफट। मैं जल्दी से तब तक लिंक शेयर कर देता हूं दैट आई एम लाइव विद IRF, ठीक है। और फिर इसको आज खत्म करते हैं, ज़्यादा देर नहीं, 2 घंटा लगेगा, ठीक है। फटाफट कर दो यार, फटाफट प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। कभी मैं इतना बोलता नहीं, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि दिन भर लोगों से बात करना, स्क्रिप्ट डिसाइड करना, उसके बाद 10 घंटा लेक्चर लेना, फट के 4 हो जा रही है। लेकिन वही है, आई वॉन्ट टू बिफोर मी गोइंग, सॉरी ये नहीं बोलना था, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माई स्टूडेंट्स, बस दैट इज इट, नथिंग एल्स। आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी CA_शान_गुप्ता, CA_शान_गुप्ता, उस पर भी लेके आऊंगा। अभी यहाँ पर अब तक 56 चल रहा है ना, रोज रिवाइज करा रहा हूँ आपको अब तक 56 में, वहां पर भी 30 डे चैलेंज लेके आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, जब एग्जैक्टली 45 डेज बाकी होंगे एग्जाम के लिए तब 30 डे चैलेंज शुरू करूंगा मैं, तब तक बढ़िया बॉडी बना लूँ। आ जाओ सर, देख लूँ एक बार रिफ्रेश करके कितने बच्चों ने हमारी बात मानी, कितने बच्चे हमारे प्यारे हैं। 193 लाइक्स हो गए हैं ऑलरेडी, 72 पे था, बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया भगवान बहुत पाप देगा, जल्दी से नोटिफाई भी करके करो भैया। मैं बस आपसे यही चाहता हूं आज का लेक्चर के लिए, ठीक है, आज के लेक्चर के लिए रिटर्न प्रेजेंट में मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जिसका ऊपर लिंक लगा हुआ है उस पर जाके क्लिक करके उसको नोटिफाई भी कर दें, और कुछ नहीं चाहता मैं, बस ये चाहता हूं। फेस टू फेस कैसे आए वो भी बता देंगे, ठीक है, ठीक है, बस इतना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। ऊपर जो उत्सव का लिंक लगा हुआ है उसको अभी के अभी नोटिफाई भी करके लाइक करेंगे, और कुछ नहीं चाहता मैं, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ सर, शुरू करें, आ जाओ। गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक है बेटा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए यूट्यूब पर केस स्टडी कब स्टार्ट होगी? जब रिवीजन खत्म हो जाएगा, वो 1 महीना पहले होती है बेटा। आपको शायद, आप मेरा प्लान भूल गए, मेरे को याद है। चलिए शुरू करें, अब शुरू करें, आ जाओ सर। लेट्स स्टार्ट विद IRF, शुरुआत से करेंगे, पूरा वन शॉट है, पूरा पढ़ाएंगे। अच्छा, सबसे पहले सर ये कोई एक्ट नहीं है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट एन एक्ट। ये हमें ये सिखाता है कि लॉ को पढ़ना कैसे, ये कोई एक्ट नहीं है, ये हमें ये सिखाता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की लॉ को पढ़ना कैसे। ये लॉ की रीडिंग सिखाता है हमको, ठीक है, ये लॉ की रीडिंग सिखाता है हमको, ये सिखाता है भैया कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पुराना कानून क्या है? 2 है, एक है BC 1792 टू 1758। अब यहां याद रखना कि ये जो बिफोर क्राइस्ट का जो ईयर होता है इसमें साल उल्टा लिखा जाता है। मतलब अगर 92 के बाद 93 आ रहा है, इसका मतलब 93 पुराना साल है। अभी तो हम लोग 2024 के बाद 25 नया होता है, यहां पर BC थे, यहां पर बिफोर क्राइस्ट में लोग उल्टा काउंटिंग करते थे। ठीक है, यहां BC में बिफोर क्राइस्ट में लोग उल्टा काउंट करते थे। ठीक है, तो 1792 टू 1758। अब BC 1792 टू 1758 में BC का क्या मतलब है? B सर, ये लॉ सबसे पहले पत्थरों पे लिखा गया था, तो B फॉर था बल्की स्टोन्स। ये ना पत्थरों पर लिखा गया था, पत्थरों के स्लैब पर लिखा गया था, तो B फॉर बल्की स्टोन्स था। और इसमें जो C है उसको बोलते हैं कोड ऑफ हम्बुराबी। हम्बुराबू एक जगह हुआ करती थी, मतलब जगह तो बेसिकली बेबीलोन थी, वहां पर जो किंग था उसका नाम था हम्बुराबी, तो उसने इसको नाम दे दिया कोड ऑफ हम्बुराबी। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहली बार कोई कानून जो इस ब्रह्मांड में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ट्रांसफॉर्मर के भी पहले आया है, वो कानून था ये। तो मैं बगल में बस इतना याद कराऊंगा आपको, मैं लिखूंगा BC 1792 टू 1758, BC 1792 टू 1758, BC 1792 टू 1758, 1792 टू 1758। ठीक है, 1792 टू 1758। अब इसमें देखो सर क्या है, B फॉर बल्की स्टोन्स, ठीक है, ये पत्थरों के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, B फॉर कहां पर लिखा गया था? बेबीलोन में लिखा गया था, बेबीलोन में। C फॉर कोड ऑफ हम्बुराबी बुलाते हैं इसको, ठीक है, हम्मुराबी, ठीक है, क्योंकि वहां का किंग हम्मुराबी है। ठीक है, जिया जी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया बेटा, ग्रुप में आपने चेक नहीं किया। कल आपका वन शॉट होगा डिपॉजिट वाला, जस्ट जो दिवाली में पीरियड लॉस हुआ है उसको मेकअप करने के लिए आज इनका वन शॉट करा दे रहा हूं, कल आपका डिपॉजिट का वन शॉट करा दूंगा, सो दैट टाइम लाइन मेंटेन रहे। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ले लूंगा, आप बस नोटिफाई नहीं कर लो, और लाइक आप हमारे एफर्ट को इज्जत दे दो, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, जान दे देंगे। तो ये सबसे पहला लॉ था, ये था ओल्डेस्ट लॉ। ठीक है, ओल्डेस्ट लॉ, सबसे पुराना कानून। ठीक है, सारा नहीं होता ऐप में अपलोड, अरे सब अपलोड होता है निशत रूही जी, ट्रैकर लेके देख लीजिए ना। हैप्पी बर्थडे बेटा जिसका कल बर्थडे है। ठीक है, अच्छा, अब ओल्डेस्ट लॉ हो गया। अब ना इसके बाद जो सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस हुआ,
ये क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था, ठीक है। ये कब आया? ये और बाद में आया, ये आया 450 बीसी में, ठीक है। 450 बीसी में रोम, एमडीएच का तड़का, रोम रोम भड़का। रोम एक जगह थी जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया 12 बी फॉर बीसी का बी, ब्रॉन्ज टैबलेट, ठीक है। अब ये बेसिकली था क्या? ब्रॉन्ज जो पत्थर होता है ना, पत्थर पदार्थ, उस पदार्थ के ऊपर ये पूरा का पूरा कानून लिखा गया। 12 ब्रॉन्ज टैबलेट पर इसको लिखा गया। इसका नाम 12 ब्रॉन्ज टैबलेट नहीं है, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट पर इसको लिखा गया, इसका नाम है 12 ब्रॉन्ज टेबल, ठीक है। 12 ब्रॉन्ज टेबल्स, इसका नाम टेबल्स है। ये थे, लिखा गया था टैबलेट के ऊपर। मैं फोटो भी दिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में। ये क्यों फेमस हुआ? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डिटेल्ड लॉ। मतलब इसमें ना पूरा का पूरा कानून फुल डिटेल में लिखा गया था। जैसे गुप्ता जी डिटेल में पढ़ाते हैं, चाहे वन शॉट हो चाहे कुछ भी हो, तो वैसे ही ये कानून पूरा का पूरा डिटेल में लिखा गया था, इसलिए बहुत फेमस हो गया। अब इसके बाद और इन्होंने नाम नहीं दिए, पता है क्यों? क्योंकि देखो सर, नॉर्मली लोग बोलते हैं जो फर्स्ट और सेकंड आता है उसको सब लोग याद रखते हैं, उसके बाद नहीं याद रखते। वैसे तो लोग सेकंड आने वाले को भी याद नहीं रखते, बट बात यही है, अगर सेकंड आने वाला कुछ ऐसा कर जाए जो फर्स्ट आने वाला भी नहीं कर पाया, तो सेकंड आने वाले को भी याद रखते हैं लोग, ठीक है। चलो ओके, अच्छा इसके बाद सर लॉ का मतलब क्या होता है? तो लॉ का मतलब याद कराने के लिए हमने एक कोड कमाया और एक कोड बताया, और सब लोग मेरे साथ ये कोड बोलेंगे, ODJWSPCE। एक एकदम ODJWSPCE, 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 ODJWSPCE। क्या है सर लॉ? लॉ है ODJWSPEC। मतलब क्या है सर? बोलता है सर, लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ये कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है। वैसे पता है क्या ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, जो करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी है, जो क्या चीज के लिए बनाई गई हैं? जो सिक्योर करने के लिए बनाई गई है। क्या चीज को? JW को, J फॉर जस्टिस को एंड W फॉर वेलफेयर को। किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। तो हम एकदम सिंपल कोड बोलते हैं, ODJW। व्हाट इज लॉ? लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी विच इज डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट टू सिक्योर जस्टिस एंड वेलफेयर, ठीक है। अब देखो सर, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो हम लोग बोलते हैं इंडिया हैज अ वास्ट लीगल फ्रेमवर्क। इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है इंडिया का जो कानून है वो बहुत बड़ा है। इंडिया के कानून के अंदर सोशल एस्पेक्ट पर भी लॉ बने हुए हैं। सोशल मतलब रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर भी कानून बने हुए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। इकोनॉमी के ऊपर भी कानून बने हुए हैं और कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर भी कानून बने हुए हैं। मतलब इंडिया का इतना वास्ट लीगल फ्रेमवर्क है कि इसमें कानून सोशल एस्पेक्ट पर भी बने, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी बने, इकोनॉमिक पे भी बने, कल्चरल पे भी बने। अब एक बार सब लोग आंख बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, एकदम चैट में भर दो, ODJWSPEC, ODJWSPEC, ODJWSPEC। आप सोचते होंगे कि सर एक इतना छोटा सा टॉपिक है 6 नंबर का, हम उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत बेवकूफ हैं अगर आप इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते। तो मैं बताऊं क्यों। मुश्किल से इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन बनते हैं। वो 4 क्वेश्चन को तुम 3-3 बार लिख लो, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, वहां जाके लिख देना। कोड की मदद से कीवर्ड याद कर लो, 6 में 5 तो मिलेगा, तो 5 मार्क तो डेफिनेट है ना तुम्हारा। इसी मैराथन को 3 बार देख लो, सारे कीवर्ड याद हो जाएंगे। ODJWSPEC, ODJWSPCE। सब लोग बोलेंगे ODJW का मतलब क्या है? O फॉर ऑब्लिगेशन है, D फॉर ड्यूटी है, J फॉर जस्टिस है, W फॉर वेलफेयर है, S फॉर सोशल है, P फॉर पॉलिटिकल है, E फॉर इकोनॉमिक है, C फॉर कल्चरल है।
ODJWSPEC, ODJWSPEC, ODJWSPEC। खत्म। बोलो सही बोला कि नहीं बोला? बोलो, एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ चलो, लॉ का मतलब समझ में आ गया। अब सर कानून आता कहां से? ठीक है, कानून आता कहां से? कानून आता है जेएसपीसी। वहां पर एसपीईसी हुआ, यहां पर जेएसपीसी हुआ। मतलब एसपीसी एसपीसी कॉमन है, खाली ई की जगह जे लगा दिया। तो भैया लॉ आता कहां से है? मतलब हमारे देश में लॉ का सोर्स क्या है? हमारे देश में लॉ का सोर्स है जेएसपीसी। मतलब सर जेएसपीसी मतलब सबसे पहले सी, कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको आप संविधान बोलते हो देश का। सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से आता है लॉ। ठीक है, फिर बोला पी। पी कहां से आता है सर? पी आता है हमारे पास पार्लियामेंट से। ठीक है, पी आता है हमारे पास पार्लियामेंट से। 11 बजे बेटा। पी कहां से आता है सर? हमारे पास पार्लियामेंट से आता है। ठीक है, एस हमारे पास आता है स्टेट असेंबली से। एस हमारे पास आता है स्टेट असेंबली से। और जे हमारे पास आता है जुडिशरी से। सर कुछ कुछ ना जुडिशियल केसेस होते हैं। जब भी आपको कुछ दिन पहले पता होगा निर्भया वाला जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो कोलकाता में हादसा हुआ था, तो उसमें ना कोर्ट जो जजमेंट देता है, कभी कभार कोर्ट की जजमेंट इतनी लैंडमार्क बन जाती है कि वो कानून बन जाता है। जैसे आपने ऐसे पे ही पढ़े हैं पहले, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड, कंपनीज एक्ट के वन शॉट में। आज मैं देख रहा था कंपनीज एक्ट का वन शॉट 7,500 व्यूज पे बैठा हुआ है। सबने इतना प्यार बरसाया, थैंक यू सो मच बेटा। तो कंपनीज एक्ट में आता है वो। ठीक है, ये फिर सॉलमन वर्सेस सॉलमन। ठीक है, अर्शबरी रेलवे कैरेज, ये सारे ना लैंडमार्क केसेस हैं जो जुडिशियल केसेस से लॉ निकल के आया। तो लॉ का सोर्स क्या होता है? जेएसपीसी। रुको भैया एक सेकंड रुक जाओ, हमको जस्ट एक वीडियो बना के अपने इंटर वालों को एड्रेस कर दूं। बच्चे बेचारे परेशान हैं। बच्चों इंटरमीडिएट की और फाउंडेशन की टाइमलाइन रिवीजन की मेंटेन करने के लिए हमने आज फाउंडेशन का वन शॉट रखा है, क्योंकि 2 दिन दिवाली के मिस हो गए थे और एक दिन मैं बीमार पड़ गया था उसके लिए। तो उनका आईआरएफ 3 क्लास पहले खत्म कर दूंगा। और कल मैंने आपका वन शॉट रखा है डिपॉजिट्स का 11 बजे, जिससे आपका भी टाइमलाइन डिपॉजिट की खत्म हो जाएगी। उसके बाद परसों से आपके एडब्ल्यूएस होंगे। इसलिए आज मैंने उनका वन शॉट, कल आपका रख के दोनों को जस्टिफाई करके टाइमलाइन पर ले आया। ओके, तो भैया जेएसपीसी। तो भैया क्या हो गया सर? एक बार इधर लिख लो, जेएसपीसी। तो कहां से आता है सर? जुडिशियल से आता है। ठीक है, स्टेट असेंबली से आता है। स्टेट असेंबली का मतलब समझते हो सर? अरे मतलब ये चीफ मिनिस्टर होता है ना, स्टेट पार्लियामेंट से। ठीक है, स्टेट वाला सीएमवीएम की बात कर रहा हूं, सीएमईएम की बात कर रहा हूं। फिर आया सर पॉलिटिकल, और लास्ट में आता है कल्चरल। इज इट डन सर? तो जुडिशियल, स्टेट असेंबली, पॉलिटिकल और कल्चरल, इन लोगों के थ्रू हमारी लॉ निकल के आती है। ओके, एक बार देख लें अभी तक हम लोग ने कौन कौन से निमोनिक किए हैं। ODJWSPCE, EC, BC 1792 to 1758 और JSPC, ये हमने अभी तक किया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब बहुत लिख दिया। ये यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको क्लास के बाद, तो परेशान मत हो जाना एकदम कि सर मार नोट्स खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा, कानून कैसे बनता है हमारे देश में? कानून कैसे बनता है पहले मैं सरल भाषा में बता देता हूँ। देखो सर, सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कोई ना कोई दिक्कत होती है। जैसे दिक्कत क्या है? लोग बहुत ही ज़्यादा टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो सरकार ने बोला एक काम करते हैं, नया कानून ले आते हैं, समझ ही में नहीं आएगा तो चोरी करेगा कहाँ से? जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमेशा होती क्या है? एक प्रॉब्लम, ठीक है? हमेशा होती क्या है? एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? इधर क्या प्रॉब्लम हो गई? तो ठीक ही तो बोला। AWS ऑफ दिस चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डन, मोहम्मद शाहिब जी। आपने शायद पहला वाला अटेंड ही नहीं किया। अच्छा, मैंने कुछ पीछे कुछ और लिख दिया क्या? अच्छा, मैंने पीस,
अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने पी से पॉलिटिकल लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, पार्लियामेंट। ओके ओके, तो जी फॉर जुडिशियल, एस फॉर स्टेट असेंबली, पी फॉर पार्लियामेंट, सी फॉर कल्चरल, मैंने उसका लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ बेटा सही तो लिखा है, पार्लियामेंट ही तो लिखा हुआ है, तुमको बस देखने में गलती हो रही है, मैंने तो ठीक ही लिखा था। देखो मैंने यहां पर भी पार्लियामेंट लिखा है, तुमको देखने में गलती हो रही है यार, तुम आंख चेक कराओ अपनी, आंख में साबुदाना डालो। चलो, तो भैया इस देश में लॉ कानून बनता कैसे है? सुनो सर, सबसे पहले क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को लेके एक कमिटी बनाई जाती है हमारे देश में। अब वो कमिटी क्या करती है, एक बिल बनाती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कमिटी एक बिल बनाती है। अब इस बिल को ना लोकसभा में पहले डाला जाता है, लोकसभा में जो लोग बैठे हैं वो बिल को पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, लोकसभा में बिल पास हो जाता है, उसके बाद उसको राज्यसभा में डाला जाता है, फिर राज्यसभा में पास हो जाता है। ये लोकसभा राज्यसभा है क्या, इनको बोलते हैं हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर एमपीज और एमएलएस बैठते हैं, ठीक है, जिनको पब्लिक वोटिंग के थ्रू JSPC, जुडिशियल, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी देखा है तो आपकी आंखें खराब, मैं गलत नहीं हूं, आपकी आंखें खराब हैं। चलिए आगे आते हैं। ओके ओके, तो भैया अब वो लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ, अब वो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में जब पास हो जाता है तब वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर जैसे ही अपना सिग्नेचर करता है ना, उसके बाद उसको डाला जाता है ऑफिशियल गजेट में। ये ऑफिशियल गजेट क्या है, जैसे देखो सर, सबकी वेबसाइट होती है ना, आपकी वेबसाइट होती है, अनअकैडमी की वेबसाइट है, ठीक है, टीचर्स की वेबसाइट है, वैसे सरकार की भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ये ऐसी दिखती है वेबसाइट, दिखा देता हूं मैं आपको, ये है सरकार की वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा ही खोल के रहता है ये, ठीक है, ये है सरकार की वेबसाइट, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। अब सरकार कोई बिल या इनवॉइस या कुछ भी एक्ट वैक्ट लाना चाहता है, ये देखो बिल्स एंड एक्ट लिखा है, वो यहां पर इंट्रोड्यूस करता है इस गजेट में, और जिस दिन इस गजेट में वो आ जाती है ना, वो इंडिया की पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, जिस दिन इस गजेट में आती है, ठीक है। तो बेसिकली देखो तुमको यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम दिखाई देगा, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा है। अब ये मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री बिल प्रेजेंट करती है, बिल बनाती है, बिल जाता है लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में जाता है पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, उसके बाद वो गजेट में आता है, गजेट में आते ही वो एक्ट बन जाता है, ठीक है, गजेट में आते ही एक्ट हो जाता है। ए भाई ये निशत को भाई कोई इसका कोई इलाज करो भाई, बहुत बीमार लग रही है उतना देर से, इसका यहाँ पर दिमाग ही नहीं है, उतना देर से इसका AWS उसका AWS उसका AWS ही की चली जा रही है। इसको कोई कोना में ले जाके इसकी बीमारी ठीक करो, इसको पोलियो की दवा दो, वरना मेरा दिमाग में पोलियो कर देगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं एडिशनल, ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये चाहे तो बिल को 3 बार रिजेक्ट कर सकता है। मतलब क्या है, मान लो लोकसभा राज्यसभा में पास होके बिल प्रेसिडेंट पास आया, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, ठीक है, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, बिल वापस भेज देगा, बोलेगा नहीं समझ में नहीं आया, ये चीज चेंज करो। अब बिल चेंज होके आएगा दूसरी बार, फिर से लोकसभा राज्यसभा पास होके आएगा, प्रेसिडेंट को अभी भी पसंद नहीं आया, वो फिर वापस भेज देगा, ठीक है, वापस जाओ, फिर तीसरी बार वापस घूम के आएगा, ठीक है, वापस देख के आएगा। अब तीसरी बार जब वापस घूम के आएगा तो प्रेसिडेंट फिर से बोल नहीं सकता कि भैया नहीं, सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो। थर्ड टाइम अगर वो बिल वापस घूम के आया, ठीक है, थर्ड टाइम अगर वो बिल वापस घूम के आया तो भैया अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब प्रेसिडेंट भैया ना नहीं बोल सकते, अब प्रेसिडेंट भैया ना नहीं बोल सकते, सिर्फ 3 बार ही उनके पास राइट होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज याद रखना, ये एडिशनल चीज बता दी, आपको याद रहेगा आगे जाके, ठीक है। वेरी गुड बेटा माहिर जोशी, वेरी नाइस। अच्छा, अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ लॉ में, कितने तरह के कानून है हमारे देश में। आप सुनना सर मेरी बात ध्यान से, हमारे देश में लॉ सिर्फ 4 है,
ठीक है, लॉ सिर्फ 4 है, ठीक है, जो एक्ट हैं वो इनके अंदर बने हुए हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक फर्क आता है कि आखिरकार लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है। मैं बताता हूं। लॉ होता है कानून, क्या करना चाहिए। एक्ट बताता है वो चीज कैसे करनी चाहिए और उसको ना करने से क्या पेनल्टी होगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको अपना देश गंदा नहीं करना चाहिए, यह है कानून, लॉ। बेटा प्रेसिडेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सिर्फ नाम के लिए होती है बेटा, ठीक है, वो सिर्फ नाम के लिए होती है। प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक कानून है कि स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हुआ था ना, आपने शायद सुना होगा, ठीक है। तो कानून ये है कि आपको अपना देश गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो कानून है ना, ये तो सिर्फ लॉ है, ठीक है, ये तो सिर्फ लॉ है, ठीक है। बेटा निशत रूही जी, हम आपको अब एक टास्क देते हैं। ऊपर काली माता देख रही हैं ये, अगर आपने एक बार अब आईआरएफ के अलावा कोई बात और बोली तो वो आपको पास नहीं होने देंगे कोई भी अटेम्प्ट। तो अब आपकी जो भी बात होगी वो आईआरएफ पर ही होगी, उसके आगे नहीं, ठीक है। बस इसके अलावा आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आज की क्लास में, ठीक है। बस चलिए अब सुनो क्या बोला मैंने कि अब लेकिन ना ये बात तो कोई मानेगा नहीं कि सफाई बना करार रखो। तो एक कानून निकाला गया, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत एक्ट। दीवार पर लिख दिया गया यहां थूकना मना है, थूकने से जुर्माना लगेगा। यहां थूकना मना है, थूकने से जुर्माना लगेगा, ठीक है, और 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह है एक्ट, ठीक है। तो लॉ और एक्ट में यह फर्क होता है। लॉ बताता है क्या करना है, एक्ट बताता है कैसे करना है और नहीं करने से पनिशमेंट क्या लगेगी। तो भैया लॉ हमारे देश में सिर्फ 4, ठीक है, लॉ हमारे देश में सिर्फ 4, एक क्रिमिनल, एक सिविल, एक कॉमन, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिर्फ 4। इन्हीं लॉ के अंदर न्यूमरस एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए, लॉ सिर्फ 4 है, ठीक है। लॉ सिर्फ 4 है, न्यूमरस एक्ट इस 4 लॉ के अंदर बने हुए हैं, बहुत सारे। और मैं बता सकता हूं भाई, तुम्हारा सिलेबस घुसा दूंगा मैं इसके अंदर, बताऊं, सुनो। अब देखो इससे भी पता भी चल जाएगा तुमको सिलेबस तुम्हारा कितना पता है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिविल लॉ है। कंपनीज एक्ट सिविल लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिविल लॉ है। एलएलपी सिविल लॉ है। आप अपने पूरे सीए के सिलेबस में जितने भी एक्ट पढ़ेंगे वो सब सिविल लॉ के अंदर ही आते हैं। बिल्कुल आया था, वो सब सिविल लॉ के अंदर ही आते हैं। आप जितना भी पढ़ोगे, आप कभी क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ोगे, आप कभी क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बात क्या है, क्रिमिनल लॉ आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो लोग कोर्ट में केस लड़ते हैं, वो तो आप नहीं कर रहे। तो क्रिमिनल लॉ आप कभी पढ़ोगे नहीं, सिर्फ टीवी में देखोगे अनूप सोनी को बताते हुए। कॉमन लॉ जो है वो कुछ कुछ जजमेंट्स होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आगे कॉमन लॉ, जो आपके सिलेबस में है और आपने पढ़े भी हैं। कॉमन लॉ आपने पढ़ी है, जैसे आपने रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड पढ़ा है, आपने 5 केस स्टडी पढ़ी है कॉर्पोरेट व्हील की, ठीक है, आपने सॉलमन वर्सेस सॉलमन पढ़ा है, अर्शबरी रेलवे कैरिज पढ़ा है, ये सब है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब होता है लैंडमार्क केस जजमेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो दुनिया में हर जगह है, ठीक है, उसकी कोई स्पेसिफिक पढ़ाई सीए को करनी नहीं पड़ती। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है
कि हर आदमी का ये हक है, या आप बचपन से सुनते हुए आए होंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कसाब को जानते हैं? कसाब का नाम सुना है? कसाब का, वो जिसने 26 नवंबर मेरी बर्थडे, बहुत घटिया आदमी, 26 नवंबर को मेरी बर्थडे के दिन मुंबई के बैंड स्टैंड पर कितने लोगों को ऑन कैमरा AK-47 राइफल से मारा था। उसका भी जब कोर्ट में केस चल रहा था ना, उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला था, क्योंकि हमारा लॉ ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट एवरी पर्सन हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सबके पास है। तो जबकि उसने तो सबको मार, मतलब भगवान जिन, उनकी आत्मा को शांति दे, जिनका हुआ, जिनको मारा था कैमरा पे मारा था, फिर भी उसको मिला था। ऐसा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब एक एक करके सारे लॉ में आते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा, इससे अगर आता है 6 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से, तो वो सीधा क्या बोलेगा, डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो सीधा बोलेगा डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। तो आते हैं सर, क्रिमिनल लॉ क्या होता है सर? सर क्रिमिनल लॉ मतलब वो कानून होता है, ठीक है, जिसके अंदर जेल दिया जाता है। मतलब क्रिमिनल लॉ वहां पर लगता है जहां पर जेल भेजा जाता है, व्हेन प्रिजन टाइम इज इन्वॉल्व्ड। जब आपके ऊपर जेल हो तब आता है क्रिमिनल लॉ। मतलब अगर मेरे को जेल की सजा हो रही है, मतलब मैंने कोई क्राइम किया है, और क्राइम है तो क्रिमिनल लॉ आएगा। बट ये तो लॉ है। बच्चा मेरे से पूछेगा कि इसके अंदर एक्ट कौन सा आता है, किस एक्ट के तहत हमको सजा मिलती है? तो क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 कानून बनाए गए हैं, एक है इंडियन पीनल कोड और एक है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। एक है इंडियन पीनल कोड और एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर CRPC। एक है, फिर से बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, एक है इंडियन पीनल कोड और एक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? इंडियन पीनल कोड ये बताता है, वो क्राइम को डिफाइन करता है कि क्राइम क्या होता है, मर्डर का क्या मतलब होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का क्या मतलब होता है। यार मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में फर्क क्या होता है? ठीक है, मोलेस्टेशन का क्या मतलब होता है, असॉल्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, टेररिस्ट इवेंट प्लानिंग का क्या मतलब होता है। ये क्राइम को डिफाइन करता है। ठीक है, ये टाइम को डिफाइन करता है, क्राइम को डिफाइन करता है, उसका नेचर बताता है, कब वो क्राइम संगीन है, ठीक है, कब वो क्राइम संगीन नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं आपको, ठीक है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया गोली मार के, तो वो क्राइम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरे को अटैक कर रहा था और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तो वो क्राइम नहीं है। अब तुम सोचो, मारना क्राइम ही है, लेकिन अब नेचर भी तो पता होना चाहिए ना, किस हाल में मारा है। दैट इज इंडियन पेनल कोड। इसलिए पीनल कोड जरूरी है, क्योंकि पीनल कोड आपको क्राइम भी बताता है, प्लस क्राइम का नेचर भी बताता है कि किस तरीके से वो क्राइम हुआ है, और साथ में बताता है पनिशमेंट, साथ में बताता है पनिशमेंट। तो ये हमें बताता है NPC, ठीक है, नेचर, क्राइम और पनिशमेंट, NPC, ठीक है, ठीक है, NPC, नेचर, पनिशमेंट और क्राइम। वेरी गुड बेटा, नेचर, पनिशमेंट और क्राइम। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, NPC, NPC, नेचर, पनिशमेंट, क्राइम। और एक बार आंख बंद करके स्टार्टिंग से सारे निमोनिक देख लेंगे, ODJWSPCE। मैं आज यहां से ये याद करवा के जाऊंगा, JSPC, ठीक है, BC 1792 to 1758 और NPC, नेचर, पनिशमेंट, क्राइम, ठीक है।
आज की डेट में इंडियन पेनल कोड का नाम चेंज हो गया, इट इज भारतीय न्याय संहिता, बट वो आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप इंडियन पेनल कोड ही लिखेंगे, क्योंकि आईसीआई आपकी बुक में इंडियन पेनल कोड ही लिखा हुआ है। अब ये बात मैं क्लास में भी बोल चुका हूं, वहां पर दक्ष भी था, बट अभी उसको स्मार्ट बनना था गोल्स के सामने, उसको गोल्स के सामने अपना स्टेटस को दिखाना था कि मैं तो जानता हूं कि इसे भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। गर्ल्स तालियां बजा दें दक्ष के लिए, दक्ष द हैंडसम बॉय। चलिए आइए बढ़ते हैं। अच्छा, तो सर सीआरपीसी क्या है फिर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर बताता है प्रोसीडियर ऑफ पनिशमेंट, मतलब एनपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड ने बता दिया आपको 14 साल सजा होगी। 14 साल सजा कैसे होगी? ठीक है, 14 साल सजा कैसे होगी मतलब जेल में आपको किस जेल में रखा जाएगा, जेल में आपसे क्या काम करवाया जाएगा, व्हाट विल बी द प्रोसीडियर ऑफ पनिशमेंट। गुड बिहेवियर रहा तो 14 साल की जगह आपको 10 साल में रिहा कर देंगे। जेल में एक दिन को 2 दिन के इक्विवेलेंट गिना जाता है। प्रोसीडियर फॉर पनिशमेंट, आपके साथ किस तरह की पनिशमेंट लगेगी, व्हाट विल बी द प्रोसीडियर, जेल के अंदर कैसा व्यवहार किया जाएगा। पता है, एक हम हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं कंटेंट के लिए, हिंदी इंग्लिश पिक्चर सीरीज वगैरह। जैसे क्या होता है, आपको जेल में रखा, अब जेल में किसी दिन आपस में कैदी लोग के बीच में हो जाता है ना लड़ाई झगड़ा, मान लो तुम्हारा ना कैदियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वहां जेलर का ना पूरा डिटेल प्रोसीडियर होता है। क्या करेंगे पता है, तुमको उठा के काल कोठरी में डाल देंगे वो, मतलब जहां पर रोशनी उशनी कुछ नहीं आ रही वैसे में तुमको बंद कर देंगे उठा के, ठीक है, एकदम काल कोठरी में, एकदम आइसोलेट, क्योंकि तुमने कोई झमेला किया है या मारपीट की है जेल के अंदर। तो ये सब कहां लिखा है, ये सब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर में लिखा हुआ, ठीक है। ध्रुव बेटा ये उसका ही पार्ट है, तो ज्यादा नाचो ना, ठीक है। फिर आया सर ऑफेंसेस, ठीक है, इफ यू आर नॉट फनी डोंट ट्राई टू बी। अच्छा, अब ये किस तरह के ऑफेंसेस को कवर करता है क्रिमिनल लॉ? मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीजों को हाँ निपटा दें तो आपको भैया उस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सॉलिटेरी में रखा जाएगा आपको बिना किसी के साथ, संजू बाबा के साथ देखा होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है सिविल लॉ। अब सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में जेल नहीं होती। सिविल लॉ के अंदर जितने भी एक्ट बने होते हैं उनका मेन आइडिया ये होता है कि डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, पैसा ले दे के, पेनल्टी ले दे के डिस्प्यूट की सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। डिस्प्यूट इस चैप्टर से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एलएलपी से भी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 6 नंबर ये 6 नंबर वो, 12 नंबर पॉकेट में, ठीक है। अभी पहले हिमा जी पहले ये तो कर लीजिए। पता है प्रॉब्लम क्या है हिमा जी, क्यों सक्सेस नहीं मिलती? क्योंकि प्रॉब्लम ये है हम लोग ना दिशाहीन है, इसलिए नहीं मिलती। जो चल रहा है उस पर फोकस नहीं है, क्या होगा आगे उस पर फोकस है। तो मन ही जब यहां पर नहीं है, भगवान तो सब देख रहा है ना ऊपर से, जिसको प्रसाद देना होता है भगवान ठीक देता है। मेहनत जिसकी सच्ची होगी उसका हमेशा भला करता है भगवान। मेहनत ही सच्ची नहीं है आपकी, काम यहां कर रहे हो मन कहीं और भाग रहा है, ठीक है। अभी देखो नया ज्योति जी का है, नोट्स मिल जाएंगे ना? नहीं, हम खा जाएंगे नोट्स कंप्लीट करने के बाद, लैपटॉप हजम कर जाएंगे। चलो सब दे देंगे दीदी, सब दे देंगे, कुछ नहीं रखेंगे अपने पास, सब दे देंगे। बोलोगी आईपैड भी दे देंगे तुमको, नोट्स के साथ रख लो। आओ, तो सर यहां पर कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं? यहां पर ऑफेंसेस, ठीक है, यहां पर ऑफेंसेस क्या चीज से रिलेटेड होते हैं? सर यहां पर जेल वेल नहीं होती, यहां पर सेटलमेंट होता है, पैसा ले दे के मैटर क्लोज कर दिया जाता है। सिविल लॉ में कौन सी चीज लगती है? यहां पर लगता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर, यहां लगता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर। यहां पर कोई जेल नहीं होती, यहां पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होते हैं। यहां पर कौन से तरह के केसेस आते हैं सर? ठीक है, यहां पर आता है डिवोर्स, ठीक है, यहां पर आता है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, HUF टूटता है तो फैमिली लॉ, ठीक है, फैमिली के बीच में कानून। या नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या? मैंने अमेजोन से सामान मंगाया, उन्होंने पैसा ले लिया, वो हुआ नहीं था एक आदमी ने आईपैड ऑर्डर किया था अमेजोन से 1,25,000 का, और जो आईपैड का डब्बा आया उसके अंदर एक मार्बल की सीली पड़ी हुई थी।
बेटा यही यही सब जो एटीट्यूड होता है ना रीति, किसी के चलते नंबर नहीं आता है। चीटिंग भी सिविल लॉ में आएगा, ठीक है। तो नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इसमें आ जाता है। तो उसमें क्या, उस आदमी ने केस कर दिया था अमेजोन के ऊपर। अमेजोन ने उसको एक आईपैड दिया, साथ में 5 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया उसके साथ जो गलत हरकत हुई उसके लिए। तो डबल डबल मिल गया, आईपैड भी मिल गया 1,20,000 का, 5 लाख का कंपेंसेशन भी मिल गया। मजे ही मजे, ठीक है। अच्छा, अब आया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मैंने आपको पहले भी बोला, कॉमन लॉ कुछ नहीं है, कॉमन लॉ है केस लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ का मतलब है केस लॉ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज सुन लो, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक है आर्टिकल 141। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर होता है। तो एक आर्टिकल है 141 जो ये बोलता है कि हमारे देश में जो सबसे ऊपर वाला कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर। उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर। आर्टिकल 141 ये बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में एक डिसीजन दे दिया, ठीक है, मान लो भैया सोनिया और रिजॉइस के बीच में एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन रिजॉइस के फेवर में दे दिया। अब अगर ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी हाई कोर्ट के सामने सेम तरह का केस आया जिसमें फैक्ट सेम रहे, जिसमें सर्कमस्टेंसेस सेम रहे, तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। द हाई कोर्ट शुड स्टैंड विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट शुड स्टैंड विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इस चैप्टर को पढ़ते समय कुछ चीज़ों में आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, याद रखना, सुन लेना मेरी बात। इस चैप्टर के अंदर आईसीआई ने कुछ गड़बड़ें करके रखी हैं, ठीक है, कुछ गलतियां करके रखी हैं उन्होंने। बट देखो सर, जब उन्होंने कर दी हैं, ठीक है, आप कुछ अलग लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम देखो, जिस 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 मंदिर में आप हो वहाँ भगवान से लड़ के फ़ायदा नहीं। जैसे कुछ गलतियाँ यहाँ पर हैं, जैसे 2 जगहों में आईसीआई ने इस चैप्टर के अंदर गड़बड़ की है। एक, चीटिंग जो होता है, चीटिंग, वो लिखा होना चाहिए था सिविल लॉ के एग्जाम्पल में, वो उन्होंने क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल में लिख दिया। एक गलती वो की है। दूसरी गलती इन्होंने और एक की है कि इन्होंने हाई कोर्ट का जब मेंशन किया तो इन्होंने बोला है हाई कोर्ट में, अभी पढ़ाऊंगा मैं, कि एक ऐसा हाई कोर्ट है जो 6 स्टेट्स को एक साथ कवर करता है। टेक्निकली ऐसा कोई हाई कोर्ट नहीं है। 5 स्टेट्स को कवर करने वाला हाई कोर्ट है, ठीक है, 5 स्टेट्स को करने वाला वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, 5 स्टेट्स को करता है, 6 स्टेट्स को नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि आईसीआई ने लिखा है 6, तो हम भी वही लिखेंगे। हमको सही पता है, हमने सही पता है, बहुत अच्छी बात, तालियां। लेकिन लिखना वही है जो उन्होंने बुक में लिखा है, तभी वो नंबर देंगे, वरना नहीं देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं। अच्छा, वापस कॉमन लॉ में आते हैं। तो कॉमन लॉ में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक जजमेंट दे दी है तो हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, किसी भी कोर्ट के सामने अगर सेम तरह का केस आया तो उनको वही मानना है जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके लिए बेटा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेर डिसाइसिस, ठीक है, स्टेर डिसाइसिस, जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्टेर डिसाइसिस, तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको मानना है। अगर कोलकाता हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट सेम लेवल पर होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट सेम लेवल पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे ऊपर होता है, ठीक है। स्कूल में टीचर्स एक लेवल पर हैं, प्रिंसिपल टीचर से ऊपर। प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट और टीचर्स हैं हाई कोर्ट। एक टीचर ने जो बोला वो दूसरा टीचर उससे अलग चीज बोल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हाई कोर्ट एक दूसरे के डिसीजन को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ है।
ठीक है। अच्छा, तो भैया कब आपको सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देना है? आपको सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन तब देना है जब ऑन ऑल फोर लेग्स, मतलब जो फैक्ट ऑफ द केस हैं वो एकदम सेम है उस केस में जो आज हाई कोर्ट के सामने है और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। एकदम सेम केस है, ठीक है, एकदम सेम केस है, सेम लेवल पर है, सेम फैक्ट्स हैं, तभी हम लोग उसकी बात मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। फैक्ट सेम होने चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो, क्योंकि यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कोर्ट का बातें यहां पर शुरू कर दी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी पहले आपको, इसके बाद एक मिनिस्ट्रीज का टॉपिक आता है, मेरे को पता है, लेकिन पहले मैं आपको कोर्ट के टॉपिक में लेके जाऊंगा। यस, फर्स्ट आई विल कवर द कोर्ट का टॉपिक, क्योंकि कोर्ट अभी उठा है ना, तो पहले कोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के बारे में बात हो रही है, फिर वापस आएंगे मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आओ, तो जब कोर्ट की बात आती है, इस पे भी 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सीधे पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। सो इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द यूपी हाई कोर्ट, आई कैन, हाँ, यू कैन अपील इन सम अदर हाई कोर्ट और यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा, जस्ट रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, डिस्कस द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में कौन कौन आता है, ठीक है, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में कौन कौन आता है। तो भैया इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में 4 कोर्ट आते हैं, ठीक है, 4 कोर्ट आते हैं। अब देखो सर, ये 6 मार्क का होगा, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि 1.5 नंबर सबके लिए मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब अगर 1.5 का है तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट सब में लिखना है, 4 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में लिखना है, 4 पॉइंट हाई कोर्ट में लिखना है, 4 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखना है और 4 पॉइंट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में लिखना है। वो आपको लिखना है 4 4 4 4 4, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। 1.5 मार्क है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो लिखना है आपको, ठीक है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात, ठीक है। सबसे पहले से शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। सर, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या है, इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट बना कब था सर, सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950। अगर आपको याद हो सर, इसी दिन तो आप 26 जनवरी को ही तो आप वो मनाते हो ना अपना रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के दिन जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था, एक्चुअल में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसी दिन तो मेरे भाई पहली बार सुप्रीम कोर्ट को भी निर्माण किया गया था। 26 जनवरी 1950 जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, ठीक है। तो उस टाइम पर ना सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 जज थे, ठीक है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 जज थे, सिर्फ 7, सोचो, सिर्फ 7, ठीक है। लेकिन आज ठीक है, आज 34 मेंबर, ठीक है, यहां पर क्वालिफाई कर गए, 34, ठीक है। मतलब आज जो बेंच बना है वो 34 मेंबर का बना है, ठीक है। जो पहले 7 जजेस का था वो आज 35 जजेस का, 34 जजेस का बन चुका है बेंच। मतलब अभी भी हम सच बता रहे हैं, अभी भी, ठीक है, जो नंबर ऑफ केसेस पाइल अप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में जजेस, लॉयर्स बहुत कम है कंपेयर टू जितने पेंडिंग केसेस हैं। अगर आपको पता हो, एक पिक्चर भी आई थी जॉली LLB 2, जिसमें एक डायलॉग था कि जब भी 2 लोगों के बीच में विवाद होता है वो बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, क्योंकि उनको हमारे देश के न्याय पर भरोसा है, न्याय मंत्रालय पर केसेस इतने सारे ड्यू हैं कि बेचारे जजेस और लॉयर्स अगर रात भर भी काम करें ना तो भी वो उसको पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। तो 7 लोग आज 34 बन चुके हैं, फ्रॉम 7 to 34, ठीक है। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनता है उसका पोजीशन क्या होता है, ठीक है, ही इज नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा है? किसी की बात नहीं सुनता भाई, सबको डांट देते हैं वो, और बड़े न्यूज में रहते हैं। वो दिखा देता हूं मैं आपको करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको डांट देता है भाई वो आदमी।
ये है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबको डांट देते हैं भैया ये। आप इनकी कभी केस जजमेंट सुनना, ये सबको डांट देते हैं। ठीक है, उस दिन एक सीनियर लॉयर इनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था हाई सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने सीधा डांट दिया। इन्होंने बोला यू माइट बी अ लॉयर, ओके, यू माइट बी अ सीनियर लॉयर, बट दैट इज नॉट हाउ यू टॉक टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीधा पकड़ के पेड़ दिया था भाई। ठीक है, कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, औकात है मेरी, तमीज से बात करो। ठीक है, तुम होगे सीनियर लॉयर अपने घर में, मैं जहां बैठा हूं, आई एम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई एम द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू नीड टू टॉक विथ मी विद रिस्पेक्ट। ऐसा करके इन्होंने बोला था अपने उसमें। ठीक है, तो अभी तक हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट पता चले। इट इज द एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। It was formed on 26 January 1950. It had a bench of 7 members. Today it has a bench of 34 members. And it is governed by the Chief Justice of India. 5 पॉइंट हो गए। Congratulations बेटा, Congratulations मलिका बेटा। ठीक है, 5 केसेस हो गए। अब I'll see you in intermediate, हाँ, see you in intermediate, और ऊपर नोटिफाई में क्लिक कर लो फटाफट। अब इंटरमीडिएट में आना है, वहां पे लाके रैंक लेके आना है। इस बार गुप्ता जी की AIR 30 भी आई है। वो बच्चा सिर्फ हमसे लॉ पढ़ा है, लॉ और ऑडिट, AIR 30, इतने खराब रिजल्ट में भी। आइए, अच्छा हुआ कॉमर्स विद आयुष आपने खुद डिलीट कर लिया उसको। ठीक है, अच्छा हुआ आपने खुद डिलीट कर लिया उसको लिखने के बाद। आइए, अब क्या बात यह है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं? क्या हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं? सो द आंसर इज यस। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, मतलब जिससे जनता दुखी हो रही है, ठीक है, जिससे जनता दुखी हो रही है, मतलब कुछ ऐसा कांड हो गया है, कुछ ऐसा काम हो गया है जिससे पूरी की पूरी जनता दल दुखी है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आवाज लगाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 32 है जो ये पावर देता है, और जो ये करते हैं इसको बोलते हैं रिट पिटीशन। क्या बोलते हैं? रिट पिटीशन। रिट मींस, रिट बेसिकली इज अ रिक्वेस्ट डायरेक्टली गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जैसे थोड़े दिन पहले जब वोटिंग, अभी एग्जाम्पल देता हूं, थोड़े दिन पहले जब इलेक्शंस की डेट के साथ ICI के एग्जाम कोइंसाइड कर रहे थे, तो एक लॉयर ने रिट पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, थोड़े दिन पहले ये जो कोलकाता में जो RKG मेडिकल में ये जो घटिया हरकत हुई है, उसके खिलाफ पब्लिक ने रिट पिटीशन फाइल किया था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। और पता है सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होती है, हाँ, कि अगर उसको दिख रहा है कि कोई मैटर से जनता हर्ट हो रही है, तो वो स्वो मोटो अपनी मर्जी से वो केस को बुला सकता है। भले ही वो केस हाई कोर्ट में एडमिट हुआ है ना, वो बुला सकता है। जैसे निर्भया के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस केस को अपने पास बुला लिया था कि इस केस को हम जज करेंगे, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। और सुशांत सिंह राजपूत का केस उनके पास गया था, तो आप जा भी सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी केस उठा सकता है। लेकिन जाने के लिए वो जो है, जो केस आप डायरेक्टली फाइल कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें जनता दल दुखी होनी चाहिए। नीट का भी जो केस हुआ था, वो जो नीट की पेपर चेकिंग का हुआ था, तो अलग सर भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी अपील लगाई थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास 5 पॉइंट हो गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट बना 26 जनवरी 1950। 7 मेंबर की बेंच थी, आज 34 मेंबर की बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको गवर्न करता है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 में, जिसमें हम डायरेक्टली, अरे कुछ हुआ नहीं बट कोशिश तो की ना। ठीक है, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाते हो, हमेशा थोड़ी ना आप जीतते हो, बट इसका यह मतलब थोड़ी ना कि आवाज नहीं उठाओगे। ठीक है, आइए, अब हम लोग हैं, जैसे हम हैं, हम बहुत बार, मतलब जब पहले काम किया करते थे, जब रिसेंट इस इंडस्ट्री में घुसे थे, अनअकैडमी में हाल फिलहाल, मतलब जब नया घुसे थे, हम भी बहुत वीडियोस किया करते थे। कुछ वीडियोस चलते थे, कुछ वीडियोस नहीं चलते थे, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ट्राई नहीं करते थे। अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाते थे, अलग अलग चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत सारी चीज़ करते थे। कुछ चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। वो सब के बदौलत आज यहाँ पर पहुँचे हैं ना, कि अब इतना कॉन्फिडेंस है, अब इतना बच्चा पसंद करता है कि कुछ अगर डालेंगे तो
वो बच्चा पत्थर की लकीर की तरह देखता है और मानता है उस चीज को। एफर्ट तो लगाना है, सक्सेस हो ना हो वो भगवान का है, एफर्ट तो पूरा लगाना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32, तो ये हो गया भैया सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहानी। अब आता है हाई कोर्ट। देखो सर, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट एक नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट हर स्टेट में है। एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। हाँ, लक्ष्य गुप्ता भी वहां पे भैया मेरे पढ़ाएंगे, यहां पर हम वन शॉट चलाएंगे, वहां मेरे भैया आके पढ़ा देंगे आंसर राइटिंग, ठीक है। तो एक बार में गुप्ता जी ऐसे अभी जैसे ही 12-15 होगा ना, तो यहां पर देखना एक ऐसे आत्मा उठेगी, गुप्ता जी का शरीर 2 भाग में कटेगा बीच से, ठीक है। और एक भाग जाएगा आंसर राइटिंग कराने और एक भाग यहां पढ़ा रहा होगा, ठीक है। आइए, अभी मैं बीच से कटूंगा मैं, अभी देखना, अभी वो होगा थोड़ी देर बाद, कैमरा ऑन रखना बस। तो हाई कोर्ट ना हर देश में मतलब हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट, ठीक है। करेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। अब आपकी बुक पता है क्या लिखती है, देखो यहां पर लिखता है ऐसी है, ठीक है। 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट, ऐसा कोई नहीं है। टेक्निकली 5 हाई कोर्ट, 5 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। 6 का कुछ नामो निशानी नहीं है। बट बात यह, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो आप भी एग्जाम में लिख देना यार, क्या जाता है, ठीक है। आपको कौन सा भारत रत्न लेना है बैठ के, आपको एग्जाम पास करना है ना। सही चीज मैंने आपको बता दी कि ऐसा कोई कोर्ट है ही नहीं, 5 है, 6 नहीं है। बस आप वहां पर वही लिख देना गलत जो आईसीआई ने बोला है, और सही चीज आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट में क्या 25 हाई कोर्ट हैं इस देश में, इस हर स्टेट में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। देयर इज ईच हाई कोर्ट इन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। क्या मैं हाई कोर्ट कौन से तरह के केसेस हैंडल करते हैं सर? वो सिविल केस भी हैंडल करते हैं, क्रिमिनल केस भी हैंडल करते हैं। एक्चुअली स्टेट लेवल में हाई कोर्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। एट स्टेट लेवल हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एट स्टेट लेवल। कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हाई कोर्ट में भी सर हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाँ सर, आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कैसे फाइल होती है, ठीक है, और किस रीजन की वजह से? देखो, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन तब फाइल होती है जब पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट होगा। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन तब फाइल होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब किसी ने मेरे फंडामेंटल राइट को हर्ट किया। मेरे फंडामेंटल राइट सर बचपन में पढ़ा था ना मैं सिविक्स में, 7 फंडामेंटल राइट होता है। राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू, और भी बहुत सारे होते हैं। अरे राइट टू स्पीच होता है, राइट टू रिलीजन होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम होता है, ठीक है, राइट टू वोट होता है। तो ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आपको एक्सरसाइज करने से रोक रहा है, मान लो किसी ने मेरे को बात करने से रोक के रखा है, मेरे को घर में बंद करके रखा हुआ है, मेरे को किसी से बात नहीं करने दे रहा, मेरा राइट टू स्पीच रोक रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। कौन से में? आर्टिकल 226 में। तो हाई कोर्ट में हमने आपको 2 आर्टिकल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक 214, एक 226, एक 214, 226, 214, 226। 214 इनको पावर देता है और 226 हमको रिट पिटीशन के बारे में बताता है। रिट मतलब जस्टिस पिटीशन, ठीक है, रिट मतलब जस्टिस पिटीशन। बिजनेस में भी 12th में, करेक्ट, ठीक है। हाई कोर्ट क्लियर सर? रिट पिटीशन का मतलब होता है जब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील करते हो क्योंकि किसी ने आपके फंडामेंटल राइट को यूज करने से आपको रोका, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया तो वो भी फंडामेंटल राइट होता है। दैट इज कॉल्ड अ रिट पिटीशन। रिट मीन्स द राइट टू अपील, ठीक है, रिट मीन्स द राइट टू अपील। सुप्रीम कोर्ट में रिट तब जाएगा जब कोई चीज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, हाई कोर्ट में रिट तब जाएगा जब कोई चीज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। क्लियर सर?
भावना जी पढ़ लीजिए, वरना घर से पिताजी मार के ऐसा बाहर निकालेंगे ना कि कोई भावना नहीं देखेगा आपकी बाहर। बेटा यहां पर देखो, सुनो सुनो सुनो, सुप्रीम कोर्ट हर तरह के केस हैंडल करता है। जो हाई कोर्ट से अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, हाई कोर्ट भी सिविल और क्रिमिनल दोनों हैंडल करता है। ठीक है, अब जैसे हम एक छोटा सा आपको चीज बताते हैं, शायद आपको नहीं पता हो इसलिए बताते हैं। ठीक है, आप आज वोडाफोन इस्तेमाल करते हैं, है ना? पहले जमाने में हच हुआ करता था, हच हुआ करता था। वोडाफोन ने हच के साथ, जब वोडाफोन और हच का ये तिगड़म बैठा ना आपस में निकलने का, मतलब हच ने वोडाफोन को बेच दिया अपना ब्रांड, तो इंडिया वाले जो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी, इंडिया वाली जो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी, वो इंडिया वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी में पता है क्या बोला? कि भैया वोडाफोन को हमें टैक्स देना चाहिए 300 करोड़ रुपए का। ठीक है, कितने का? 300 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का टैक्स देना चाहिए। वोडाफोन ने देने से मना कर दिया। अब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफियर किया कि भैया एक फॉरेन कंपनी एक इंडिया के टैक्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, मुझे बीच में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस वॉलेंट्री, सिविल हो या क्रिमिनल हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड उसको ऐसा लगता है जिससे जनता दल का नुकसान हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, उसको वो हियर कर सकता है। ठीक है, कर दिया बेटा, कर दिया। अच्छा, अब हाई कोर्ट के नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देखो सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जनरली हर जगह नहीं बनाए जाते। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अगर जैसे मान लो यूपी है, ठीक है, अब इतना बड़ा स्टेट है, उसके अंदर इतने छोटे छोटे सिटीज आती हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिए जाते हैं जब स्टेट बहुत बड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या होता है? हाई कोर्ट को हेल्प करना। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ सिविल मैटर्स हियर करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक्चुअली 2 बेंच ऑफ जजेस बैठते हैं। एक बेंच ऑफ जजेस सिर्फ सिविल मैटर होल्ड करते हैं और एक स्पेशल बेंच होती है ऑफ जजेस। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, पता है जजेस के बारे में हमेशा बेंच लिखा होता है। वाई डू दे यूज द वर्ड बेंच? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इट्स अ कॉन्सेप्ट। आप अगर पुरानी हिंदी पिक्चरें देखोगे ना, तो अंग्रेज लोगों को ना, अंग्रेज मतलब जो फॉरेनर लोगों के जज वगैरह, जो कोर्ट का निर्माण तो इंडिया में इन्होंने ही किया था। तो जब वकालत शुरू हुई थी ना, तो जो जजेस होते थे, 3 जजेस बैठते थे हर केस को सुनने के लिए। एक बीच में बैठता था, 2 साइड में बैठते थे, और ये सब ना एक लकड़ी के पट्टे पर बैठते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे चेयर बनी। ठीक है, तो कोई भी केस सुनने के लिए ना 3 जजेस बैठने लगे, तो इनको ना एक साथ रेफर किया जाता है बेंच। ठीक है, बेंच का मतलब होता है एक नहीं, एक से ज्यादा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो शहरों में होते हैं, उस शहरों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक स्पेशल बेंच ऑफ जजेस होती है जो सिर्फ क्रिमिनल केस हियर करती है, और जो बाकी कॉमन जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कभी कभार देखते हो ना सिंगल जज बैठे हुए हैं, एक सिंगल बैठा हुआ है, वो होते हैं सिविल मैटर्स को डील करने के लिए। जब 3 जज बैठते हैं ना सामने, वो होती है स्पेशल बेंच क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए। वरना सिविल मैटर्स में एक सिंगल जज बैठता है, दोनों तरफ वो कटघरा बना हुआ रहता है और जजमेंट होती है। ठीक है, दोनों का बीच में जूरी दूसरी चीज है भाई। ठीक है, जूरी दूसरी चीज है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने केसेस, किस लेवल तक के केसेस हियर करते हैं? अप टू ₹2 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ 2 करोड़ तक के केसेस हियर होते हैं, उससे ज्यादा के नहीं। अब देखो डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट देखो, 4 पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर फॉर्म्ड विद इन द हाई कोर्ट, दे फंक्शन अंडर द हाई कोर्ट, पहला। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर ओनली सिविल मैटर्स। देयर आर स्पेशल बेंचेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट to hear criminal matters, और last but not the least, it hears cases up to ₹2 crore। 4 पॉइंट हो गए। अरे कर तो दिया इसको ब्लॉक, अभी भी दिख रहा है क्या तुम लोग को? अरे यार,
कहाँ है ये? इसको पेलूं अभी मैं, इसके ज़्यादा आग लगी है ना, इसकी आग शांत करता हूँ अभी मैं। इसको देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाओ। कहाँ दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा। मैंने तो पहले ही ब्लॉक किया हुआ है यार। मैंने तो पहले ही किया हुआ है। ये देखो इधर लगी मोहब्बत चल रही है, एक से एक है भाई, एक से एक हर की किस्म के लौंडे। नहीं ब्लॉक तो कर दिया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। अब गया ना? चलो सर। अच्छा, अब आता है सर डिस्ट्रिक्ट, लास्ट मेट्रोपॉलिटन कोड। सर मेट्रोपॉलिटन कोड क्या होता है? सर मेट्रोपॉलिटन कोड मेट्रो सिटीज में होता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन कोड मेट्रो सिटीज में होता है। यहां ये उन सिटीज में बनाया जाता है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर होती है। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कोड का काम क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब भी किसी कैदी को घर से उठाया जाता है ना, जब भी किसी कैदी को अरेस्ट वारंट दे के घर से उठाया जाता है ना कि चलो बेटा थाने चलो, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। वो मजिस्ट्रेट जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बैठता है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली उसके बारे में लिखी 2 लाइनें हुई हैं कि भैया ये वहां पर बनाया जाता है उन मेट्रो सिटीज में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर होती है। जिसको भी अरेस्ट वारंट के से अरेस्ट किया जाता है उनको विदिन 24 आवर्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराना होता है, सिर्फ 10 लाख वाले। एक और होगी बेटा, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। हम बोला तो 4 क्वेश्चन है। अब इसका कोर्ट वाला हिस्सा खत्म हो गया, अब सिर्फ मिनिस्ट्री वाला हिस्सा बाकी है। आ जाओ सर, एक लास्ट वाला था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसको डिस्कस करते हैं। सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मैं प्यार से बोलता हूं हैरी पॉटर का स्पेल, ठीक है। बोलता क्या है ये कि जब भी जस्टिस की बात आती है तो ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको मानने हैं। कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल है? ये सब हैरी पॉटर की स्पेल है, देखना। ये सब हैरी पॉटर की स्पेल है, ठीक है। ये सब की सब हैरी पॉटर की स्पेल है, एक से एक स्पेल है, देखना। सबसे पहला नेमो जूडस इन कासा उआ, ठीक है। नेमो जूडस इन कासा हुआ। क्या है सर? नेमो जूडस इन कासा हुआ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि एक लौंडा था मनीष बोल के, पैसे खिला खुलू के वो बन गया जज। एक दिन उसकी स्पैमिंग की हरकत की वजह से गुस्सा होके कुछ लोगों ने उसको रास्ते के किनारे पेल दिया, एकदम मार मूर के दांत ऊत तोड़ दिए उसके, ठीक है। मार उड़ के दांत ऊत तोड़ दिए। मनीष से मनीष कब्जा बना दिया उसको, ठीक है। तो क्या मनीष कब्जा जो आज कोर्ट में केस कर रहा है कि कुछ लोगों ने उसको रास्ते के किनारे पेल दिया, ठीक है, क्या वो अपने ही केस में खुद जज बन सकता है? द आंसर इज नो, ठीक है। द आंसर इज नो। नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई आदमी अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकता। नेक्स्ट, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या? हर पार्टी का एक फेयर हियरिंग का हक है।
हर पार्टी का एक फेयर हेयरिंग का हक है। एवरी पर्सन हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके लिए एक लॉयर कोर्ट में अपॉइंट किया जाना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर पता है, ये भी रूल है, आपने शायद पिक्चर में देखा भी होगा, अगर कोई आदमी आपका केस लड़ने के लिए रेडी नहीं है ना, तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, द राइट टू फेयर हियरिंग, कि आपका हक है कि आप कोर्ट में आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, द राइट टू अ फेयर हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, रीजनड डिसीजन। क्या है सर ये रीजन डिसीजन? ये बोलता है एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड द डिसीजन शैल बी बेस्ड ऑन एविडेंस। रीजन डिसीजन का मतलब है हर आदमी का जो भी डिसीजन कोर्ट में दिया जाएगा, वो डिसीजन जो भी कोर्ट में दिया जाएगा, हर आदमी के पास हक है उस डिसीजन को दिया जाएगा एविडेंस के बेसिस पर। ऑल डिसीजंस विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आदर्श जी आप खुद पूरा लेक्चर करके देख लो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब सेंटिमेंट से नहीं होगा। बहुत बार आप ऐसा देखते होगे कि मीडिया ना किसी को क्रिमिनल बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देता है, लेकिन कोर्ट ना मीडिया की बात नहीं सुनता। कोर्ट क्या करता है, एविडेंस पर बेस करके चीजें करता है। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आपको क्या 5-7 मिनट का ब्रेक चाहिए? अब मेरा सिर्फ एक पार्ट बाकी रह गया है इसमें, ठीक है, वो है मिनिस्ट्रीज। बेसिकली टोटल, मतलब अगर मैं आप देखो तो ये जो आईआरएफ का टॉपिक है, ये पहले बोलता है लॉ के बारे में बताता है, फिर बताता है टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में, फिर बताता है आपको मिनिस्ट्री के बारे में, और फिर बताता है कोर्ट्स के बारे में। तो यही 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, 4 में से कोई एक। हमारा ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन हो गया है, सिर्फ मिनिस्ट्री बाकी। 5 मिनट, चलो 5 मिनट दे दो, वॉशरूम वॉशरूम हो के आ जाओ। 5 मिनट का ले लो, ठीक है, 5 मिनट का ले लो, खाली वॉशरूम होके आ जाओ। ठीक है, हम भी थोड़ा वॉशरूम होके आ जाते हैं, बस 5 मिनट का। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स। हम यहीं पर अलार्म लगा के जा रहे हैं। सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स। 12:17 हो रहा है, 12:22 पर रिज्यूम कर लेंगे। नहीं 12:21, हाँ 12:22 पर, नहीं 12:21 पर। मैथ्स 12:22 ही ठीक था यार। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, ठीक है।
चलो सर आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम अप, आ जाओ। अच्छा सर अब इसमें आते हैं। देखो कानून बनाने वालों ने तो कानून बना दिया, लेकिन कानून बनाने वालों को ना कानून बनाने से खाली नहीं होता, कानून चलाने के लिए भी लोग होने चाहिए। ठीक है, कानून सिर्फ बनाने से नहीं होता, कानून चलाना भी पड़ता है। ठीक है, तो कानून को इम्प्लीमेंट मतलब एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई गई। ठीक है, जिनका काम होता है एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना या कानून को इम्प्लीमेंट कराना, जिसमें सबसे पहली मिनिस्ट्री और सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री, और भैया देखो जिसके पास पैसे हैं सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास है भाई, बाकी सब तो सपने हैं, पैसे ही अपने हैं, सीधी सी बात। जिसकी जेब में पैसा है, ठीक है, वही सबसे पावरफुल है। तो सबसे पावरफुल या सबसे हेड ऑफ द मिनिस्ट्री पता है कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इस देश में पैसे के फ्लो को, बजट के फ्लो को, ये सारी चीजों को देखती है, तो सबसे ऊपर बैठती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड बैठता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इज द हेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। अब फिर शुभम के नाम से आए हो तुम, चलो हम पहले अपने चैनल का फायदा करा लें एक बार, ठीक है, उसके बाद तुमको ब्लॉक करेंगे। एक सेकंड रुको, पहले चैनल का फायदा करा के तुमको ब्लॉक करेंगे। एडिट, राइट्स मैनेजमेंट, मोनेटाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सब्सक्राइबर मोड, 5 मिनट्स, इसके बाद तुमको ब्लॉक करेंगे कि कम से कम तुम कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान तो हो, करो, अब करो। अब तुम इतने अगर तुम जिंदगी में वेले हो, ठीक है, कि तुम एक बार सब्सक्राइब करने के बाद वेट करोगे कि फिर तुम 5 मिनट बाद कमेंट करो, तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, करो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास इलाज है। मोदी जी बेरोजगारी इस देश से खत्म नहीं होगी, मनीष अभी भी बैठा है। स्वच्छ भारत अभियान में टट्टी उठाने का काम दो इसको, आइए, छोड़ो मत दो, मिक्स हो जाएगा, खुद भी वही है। आइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कौन करता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करती है हमारी निर्मला सीतारमन ताई, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, निर्मला सीतारमन। तो ये जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करती हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं पहले ये देखते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं और ये कौन से मैटर्स को डील करते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी समरी मैंने बनाई। सबसे पहला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन से मैटर्स को डील करता है, तो मैंने इसकी एक मतलब निमोनिक बनाया। ठीक है, सीसीयू एयरपोर्ट इज LIT, सीसीयू एयरपोर्ट इज LIT, सीसीयू एयरपोर्ट इज LIT। LIT वो बच्चे लोग बोलते हैं ना आजकल, ठीक है, LIT, तो सीसीयू एयरपोर्ट इज LIT बोलते हैं ना प्यार से, LIT जैसे आग वाला इमोटिकॉन आता है। हाँ, तो ये कौन से मैटर्स को डील करता है? ये डील करता है मैटर्स ऑफ सीसीयू एयरपोर्ट इज LIT। इसमें सी का मतलब क्या है? ये सेंटर और स्टेट के फाइनेंसिस को देखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये कैपिटल मार्केट्स को देखता है। सर कैपिटल मार्केट मतलब सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट्स को, ये जो शेयर मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, इसको यही मॉडरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक करता है, ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनियन बजट। ठीक है, जो बजट बनता है ना, बजट जो सरकार का बजट आता है, उस बजट को ये पास कराती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो सीसीयू 3 काम दे दिया इनको, सेंटर और स्टेट का फाइनेंस, कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट को मैनेज करना, और बजट। सोच रहे हो कितने बड़े बड़े काम दे दिए इनको। एयरपोर्ट इज LIT, उसके साथ साथ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ को देश में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो भी तुम देखो। इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकों को भी आप देखो, और टैक्सेशन मतलब भैया लोगों से क्या टैक्स लिया जा रहा है वो भी आप देखो। तो तुम एक तरह से देख रहे हो यार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है वो तो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है।
वो तो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। वो सीसीयू एयरपोर्ट इज एलआईटी कर रहा है, वो सेंटर और स्टेट के फाइनेंस भी देख रहा है, वो कैपिटल मार्केट को भी देख रहा है, बजट को भी देख रहा है, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई लॉ पास हो रहा है उसको भी देख रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों को भी देख रहा है, और टी से टैक्सेशन को भी देख रहा है। पूरा सब कुछ तो थल्ले बैठा है। इसीलिए तो निर्मला सीतारमन ताई से सब लोग इतना डरते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मिनिस्ट्री किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? ठीक है, ये मिनिस्ट्री किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है? तो ये मिनिस्ट्री रेस करती है। ये मिनिस्ट्री क्या करती है? रेस करती है। भागो 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 भागो, रेस। जैसे तुम लोग भागोगे जिस दिन रिजल्ट निकलेगा माता पिता से, क्योंकि वो चप्पल लेके मारने के लिए दौड़ रहे होंगे मनीष को। ठीक है, रेस, भागो। ठीक है, रेस की सर्विसेज करते हैं। रेस मतलब आर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, आर। अब देखो याद करने का तरीका देखो, सर्विसेज सबके एंड में है, सर्विसेज वर्ड सबके एंड में लगा हुआ है, सिर्फ पहले वाला याद कर लो। ठीक है, रेस का आर रेवेन्यू सर्विसेज, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स देखता है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ए फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स, सी फॉर सिविल एंड अकाउंट सर्विस, एंड ई फॉर इकोनॉमिक सर्विस। नाम ही तो याद करना है, रेस है। नाम ही तो याद करना है, रेस है। ठीक है, RACE, रेस, भागो। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ए ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सी सिविल एंड अकाउंट सर्विस, ई इकोनॉमिक सर्विस, रेस। बेटा कॉन्फिडेंस की जगह आपने कॉन्फ्रेंस लिखा है। देखो सर मैं एक चीज बोलता हूं, ठीक है, ICAI को बीकॉम समझना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप टॉपिक छोड़ के कोई सा भी जा रहे हैं, 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो आप इतना तो समझ लीजिए कि आप आग के साथ खेलने जा रहे हैं। पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये जो पासिंग परसेंटेज है ना, ये बढ़ेगा नहीं, घट जरूर सकता है, बढ़ेगा नहीं। फाउंडेशन के थ्रू सिर्फ वही बच्चा पास होगा जिसमें क्वालिटी होगी, वरना नहीं होगा। दिस इज नॉट दिसंबर 2023। 2024 से ICAI का मूड फाउंडेशन की तरफ पूरा बदल चुका है। तो अगर आप कुछ टॉपिक छोड़ने का सोच रहे हैं, कुछ टॉपिक पकड़ने का सोच रहे हैं, तो ये छोड़ना पकड़ना कहीं ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। चेतावनी समझना, चेतावनी समझ लीजिए, वरना जलने के बाद तो आप आएंगे ही ऑइंटमेंट लगवाने के लिए। हम पहले से चेतावनी दे दें। ठीक है, तो सर मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रहा हूं, मैंने IRF छोड़ दिया, मैंने LLP छोड़ दिया। तुम क्या छोड़ रहे हो सोच समझ के छोड़ो, कहीं तुम्हारे छोड़ने के चक्कर में टर्म ना छूट जाए, बस बी अवेयर। ठीक है, तो रेस की बात हुई। RACE क्या बोला सर रेस में? आर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ए ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सी सिविल एंड अकाउंट सर्विसेज, एंड ई इकोनॉमिक सर्विसेज। तो भैया किस तरह की सर्विसेज की बात हो रही है? रेस, RACE। ठीक है, आंख बंद करेंगे। R फॉर रेवेन्यू, A फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स, C फॉर सिविल एंड अकाउंट्स, एंड E फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज। ऑडिट एंड अकाउंट्स मतलब कि भैया जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी, उनके भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, आपके जैसे ही CA करते हैं। ठीक है, उनके भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, आप ही के जैसे लोग करते हैं। बट आपके जैसे CA मतलब कौन? जो सिर्फ CA नहीं है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर किए हैं, जैसे कि UPSC वगैरह। ठीक है, ये सब जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सब मिल जाएगा, मैं लेक्चर के बाद भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप खाली ऊपर वाले में नोटिफाई में क्लिक करके रखो, लेक्चर के एंड में वहां टेलीग्राम लगा के ये नोट्स भेज के जाएंगे, आप परेशान मत हो। अच्छा अब सुनो, मेरी बात सुनो, इसमें डिपार्टमेंट कैसे हैं, कुछ याद करने का नहीं है, नॉर्मल सोचो। ठीक है, हम लोग कैसा काम करते हैं? ठीक है, पहले पैसा कमाते हैं, है ना। देखो कैसा होता है काम, तुम सोचो ना, अपनी निजी जिंदगी सोचो। पहले पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसके बाद
पैसा खर्चा करते हैं। पहले पैसा कमाते हैं, फिर पैसा खर्चा करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है तब समझ में आता है कि यार कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस किसकी? तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ठीक है, या तुम पता है तुम सीए कर रहे हो, लोग तुमको फ़ोन करके पूछेंगे कि बता भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस लेते हैं। उसके बाद आप उनको क्या बोलते हो इन्वेस्ट करने के लिए? ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट कराओगे आप? कहाँ इन्वेस्ट कराओगे? या तो शेयर मार्केट में करवाओगे, है ना, यहीं तो कराओगे। और कहाँ कराओगे? शेयर मार्केट में करवाओगे। ठीक है, या उनको बोलोगे गोल्ड जैसा कोई एसेट खरीद लेने के लिए, या उनको बोलोगे कि कोई कंपनी या बिजनेस में लगा देने के लिए। यही तो बोलोगे। या तो बोलोगे शेयर मार्केट में लगा देने के लिए, या तो बोलेगा किसी कंपनी में पैसा लगा देने, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देने के लिए, या बोलोगे गोल्ड जैसा कोई एसेट खरीद लेने के लिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपी। यही ना बोलोगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यही डिपार्टमेंट है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यही डिपार्टमेंट है। देखो, सबसे पहले क्या होगा? पैसा कमाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर पैसा खर्चा करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर बहुत पैसा खर्चा करने के बाद सोचेंगे यार थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस के लिए किसी से सर्विस लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अब ये फाइनेंशियल सर्विस में ये आदमी बताएगा कहाँ पैसा लगाना है। क्या बोला? स्टॉक मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और या तो किसमें? कंपनी में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हो गया। पैसा कमाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। पैसा खर्च करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब पैसा खर्च करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए किससे पूछेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद पैसा कहाँ लगाएंगे? इकोनॉमी में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। या तो किस में लगाएंगे? कंपनी में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। खत्म। अरे यार, हर चीज को रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिक भी तो सोचो ना, अपनी जिंदगी से रिलेट करो ना। तुम ऐसे ही तो काम करते हो। तुम आज जो तुम लोग हो, तुम लोग की कुछ ख्वाहिशें होंगी जिंदगी में, होंगी। ये भी चाहिए, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। जब तुम इनिशियली पैसा कमाओगे ना, 1 रुपया नहीं बचा पाओगे तुम। मैं बता रहा हूं, 1 रुपया नहीं बचा पाओगे तुम। पहले 1-2 साल ना तुम जितना भी कमा लो तुमको कम ही पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम सोचो ना, एक बच्चा था, बचपन से ख्वाहिशें करते 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 आज 21 साल का हुआ। तो उसकी 21 साल की ख्वाहिशें 1 महीना की सैलरी में पूरी थोड़ी ना होंगी। कम से कम 2-2.5 साल लगेगा। तो वो जो बच्चा टीवी पिक्चर में, वो जो एडवर्टीजमेंट में बोल देता है ना झूठ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में वो लौंडा झूठ बोल देता है ना कि आप अपनी पहली सैलरी के साथ क्या करेंगे? मैं तो अपनी पहली सैलरी के साथ लाइफ इंश्योरेंस लूंगा। अबे झूठ बोल रहा है वो। घंटा लाइफ इंश्योरेंस लेगा। पहली सैलरी मिली, दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था वो, कालरा सर के साथ लिटिल लगा के आया है वो। खाली झूठ बोल रहा है बैठे बैठे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कराऊंगा। हम लोग तो बेवकूफ़ है ना, हमें तो समझ में आता नहीं है। कुछ भी दिखा दो एडवर्टीजमेंट में, मान लेंगे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करेगा। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपके लिए है एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं एमसीए। ठीक है, क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि ये एमसीए ना कौन से मैटर्स को डील करती है? जो मैटर्स आप सिलेबस में पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट, एलएलपी रिलेटेड और आईबीसी रिलेटेड। व्हाट इज आईबीसी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बेसिकली क्या है? इंडिया में एक नया लॉ पास हुआ था 2016 में। पहले क्या होता था, अगर इंडिया में किसी कंपनी की हालत पतली है, इंसॉल्वेंसी की कगार पर है, तो वो कंपनी खिंचती चली जाती थी, बंद नहीं होती थी। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल कंपनी धक्का मार चली जा रही, बंद नहीं होती थी कंपनी, चलती रहती थी धक्का स्टार्ट में। आजकल आईबीसी आ गया। आईबीसी क्या बोलता है? अगर कोई कंपनी की हालत पतली है ना और वो आईबीसी कोड के अंदर आ गई, कौन डिसाइड करेगा कंपनी को आईबीसी में जाना है कि नहीं? ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी। ट्राइब्यूनल याद है? एनसीएलटी। तो अगर कल को ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि बायजूस आईबीसी में जाएगी,
तो अब आईबीसी वाला ना एक प्रोफेशनल आएगा मस्त सूट बूट पहन के, ऑफिशियल असाइनी बोलते हैं जिसको। ये ना 182 डेज कोशिश करेगा, 182 डेज ये स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा कंपनी को टर्न अराउंड करने की, ठीक है, कंपनी को वापस से खड़ा करने की। अगर 182 डेज में ये खड़ा नहीं कर पाया ना कंपनी को, तो सीधा कंपनी को बंद कर देगा। मतलब यहां पर वो धक्का स्टार्ट नहीं होता है, यहां पर सीधा इन होता है, ट्राई होता है। ट्राई होके हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बंद करो, चलो निकलो। ये धक्का स्टार्ट में नहीं चलते रहोगे, छटपट चड़क काम होता है। ठीक है, झटपट चड़क काम होता है, ठीक है, ओके। तो ये इन 3 मैटर्स को एमसीए डील करता है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और आईबीसी एक्ट, इन तीनों को डील करता है। एमसीए 2 तरह के एंटरप्राइजेस के साथ डील करता है। एक जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है, इंडस्ट्रियल मतलब जो लोग गुड्स बनाते हैं, और वो कंपनियां जो सर्विस देती हैं। एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जो कंपनियां इंडस्ट्री में है, गुड्स बनाती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना होगा, पतंजलि, ठीक है। जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अनअकैडमी, बायजूस, ठीक है, अनअकैडमी, बायजूस सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इनको भी डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दोनों तरह के लोगों को डील करता है, इंडस्ट्रियल भी, सर्विस भी। अच्छा, एमसीए में बैठता कौन है? अरे सरकार की कोई भी मिनिस्ट्री होती है ना, उसमें सिर्फ सिविल सर्वेंट्स बैठते हैं। सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया होता है, ठीक है। ये जो यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं ना 12th ग्रेजुएशन के बाद, इनको जो लोग क्लियर करते हैं ना, वो इस मिनिस्ट्री में बैठ सकते हैं। आप भी दे सकते हैं, हाँ आप भी दे सकते हैं। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में, जैसे मैं भी सीए हूँ, सीएस भी हूँ, ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ, मैं भी चाहूँ मैं भी यूपीएससी दे सकता हूँ। मैं यूपीएससी देके यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड क्लियर कर लूँ। यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला प्रोवाइडेड क्लियर कर लूँ, ठीक है। हुआ सर? आगे बढ़े। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय, ठीक है। होम अफेयर्स कितना नाम कितना बढ़िया है, गृह मंत्रालय। अरे गृह मंत्रालय का हेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हेड कौन करता है अभी? वही जिसका मोस्ट फेमस डायलॉग है एक, जान दे देंगे कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारा है, जान दे देंगे आपके लिए। किस आदमी का डायलॉग है ये? किस आदमी का डायलॉग है ये कि जान दे देंगे आपके लिए? ये किस आदमी का डायलॉग है? दोनों अपने अपने लेवल पर हैं बेटा। अमित शाह भैया का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को गृह मंत्रालय बुलाते हैं। और जब भी आप किसी भी इवेंट में जाओ, ठीक है, जब भी आप किसी इवेंट में जाओ या जब भी आप कॉलेज जाते हो, तो आपका आईडी चेक होता है ना, आईडी चेक होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी देश में घुस जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम क्या होता है पता है? आईडी चेक करना। क्या चेक करना? आईडी चेक करना। आईडी मतलब आई, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, और डी, डोमेस्टिक पॉलिसी मेंटेन करना। डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब देश के अंदर क्या कानून चल रहा है। तो इनका काम 2 चीज होता है, आईडी चेक करना, आई इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, और देश की डोमेस्टिक पॉलिसी मेंटेन करना। आईडी, सब लोग बोलेंगे एक बार आईडी लिख देंगे चैट में। आईडी, आई फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, डी फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी। आई फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, डी फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी। आई फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, डी फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी, आईडी, ठीक है। अच्छा, अब अमित शाह भैया ने जो इनका मोस्ट फेमस डायलॉग है, वो कश्मीर की बात पर ही है कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारा है, ठीक है। अच्छा, क्या कश्मीर हमारा है? हाँ सर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। तो वो हमारे लिए कितना मुश्किल है तुम ये समझो, क्योंकि कश्मीर हमारा है और कश्मीर ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ठीक है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है। तो हमें कश्मीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, क्योंकि कश्मीर ठीक बॉर्डर पर है, ठीक है। कश्मीर ठीक बॉर्डर पर है, तो हमें कश्मीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, ठीक है। और कश्मीर क्यों प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी? क्योंकि कश्मीर हमारा है ना, क्योंकि कश्मीर हमारा है, ठीक है।
इसलिए हमें उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। जैसे इतने सारे स्टेट हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी है जो हमारा है। और आपने देखा एक चीज नोटिस की है, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ। इतना डाइवर्स है इंडिया। कर्नाटका में आ जाओ तो कन्नड़ा चल रहा है, ठीक है, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, ठीक है, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है। गुजरात में गुजराती चल रही है, ठीक है, चेन्नई में मलयालम चल रहा है, सब अपने अपने लैंग्वेज चला रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा भारत देश में, कि भारत देश में बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर भी है जो कि हमारा है, वो हमारा है, और हमें उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्या ये बात आपको याद हो गई? क्या ये बात आपको याद हो गई? क्या बात बोली मैंने? कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा घर है, इसलिए हमें उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि भैया वो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान और चाइना के साथ। क्या ये याद हो गया आपको? क्या आपको ये याद हुआ? ये जो मैंने अभी बोला ये आपको याद हुआ? बोलिए, क्या आपको ये याद हुआ? अगर आपको ये याद हुआ तो बातों बातों में मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट पढ़ा दिए। बातों बातों में मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर के सारे डिपार्टमेंट पढ़ा दिए। देखिए, मैंने आपको पहले क्या बोला, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, हर डिपार्टमेंट की अपनी लैंग्वेज है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा घर है, डिपार्टमेंट ऑफ होम। उसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी, और हमें बॉर्डर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देख लो तो कितना इजी है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। जम्मू एंड कश्मीर हमारा घर है, हमें उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है बॉर्डर पर। खत्म। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पर आते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पर आते हैं, इस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। बढ़िया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून, ठीक है। देखते हैं कानून के बारे में क्या है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है देश में न्याय प्रोवाइड करना। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का काम है लीगल अफेयर्स को मैनेज करना, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम है लॉ को बनाना, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम है न्याय प्रोवाइड करना। सिंपल है। एमएलए का काम है लीगल अफेयर्स को मैनेज करके लॉ बना के जस्टिस देना। एमएलए का काम है लीगल अफेयर्स को मैनेज करके लॉ बना के जस्टिस देना। एमएलए का काम है लीगल अफेयर्स को मैनेज करके लॉ बना के जस्टिस देना। तो एमएलए मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, एल लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एम मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, एल लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एमएलए, ठीक है। एमएलए मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का काम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। खत्म। लॉ बनाना, लॉ को मैनेज करना और जस्टिस देना। लॉ बनाना, लॉ को मैनेज करना और जस्टिस देना। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट देखता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट ऑफ आप देखो यार कितना सिंपल है। तुम एमएलए याद कर लो, सामने वाले के सामने तो सिर्फ डिपार्टमेंट लिखा है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कौन देखेगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। यहां पर एमएलए याद करो, इसमें इसके सामने डिपार्टमेंट लगा दो, काम खत्म। देखो चीट कोड है, एकदम सिंपल चीट कोड है। तुम एमएलए याद कर लिए, जस्टिस के अंदर का काम क्या है? एमएलए
लीगल अफेयर्स को मैनेज करना, लीगल एक्टिविटीज को कंडक्ट करना, जस्टिस देना, MLA। अब मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कौन करेगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। खत्म। खाली डिपार्टमेंट घुसाड़ दो, खत्म। एकदम सिंपल। ये होता है हैक, ठीक है। अच्छा, अब दो और बाकी है हमारा, एक सेबी बाकी है और एक ये क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक बाकी है। मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा। सेबी क्या है सर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम पहले समझना और सेबी की पूरी हिस्ट्री समझना, ध्यान से शांति से सुनना। देखो, सेबी को एज अ बॉडी बनाया गया था 1988 में। 78 बोलते हैं ना शायद, इसको 78 बोलते हैं ना, इसको 78 बोलते हैं ना, 1988। तो इसको एज अ बॉडी इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में, ठीक है। जब इसको 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय इसको कोई पावर नहीं दी गई थी, सिर्फ बॉडी बना के रख दिया गया था। सेबी को बोला था तुमको कोई पावर नहीं दिए हैं अभी, बट तुम्हारा काम है शेयर मार्केट को चेक करते रहना, जब तुम्हारा मन हो थोड़ा थोड़ा बीच में चेक करते रहना, ठीक है। अब फिर हुआ हर्षद मेहता स्कैम, द बिगेस्ट स्कैम, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। उसके बाद सेबी को ऐसा लगा कि यार सेबी को पावर देना जरूरी है। 88 होता है, 1988, ठीक है। तो 30 जनवरी 1992 को एक्चुअली में सेबी का एक्ट पास किया। बॉडी पहले ही बना दिया था, एक्ट 1992 में 4 साल बाद पास करके उसको पावर दिया। मतलब बॉडी पहले, ऐसे समझ लो, बिल्डिंग पहले ही खड़ा कर दिया था, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग में बिजली का कनेक्शन 4 साल बाद आया। मतलब पहले बिल्डिंग रहने लायक नहीं थी, 4 साल बाद रहने लायक बनी। तो बॉडी 1988 में बन गया, लेकिन उसको पावर 1992 में मिली आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम। आज की डेट में सेबी का काम पता है क्या है? पूरा जो शेयर मार्केट चलता है ना, जिसको सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, उसको रेगुलेट करना। हमारे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि हमारे साथ चीटिंगबाजी ना हो। यहाँ पे 2 चीज लिखा है, एक लिखा है सिक्योरिटी, एक कमोडिटी। बेटा पता है आपको कमोडिटी भी बिकती है शेयर मार्केट में? हाँ, दिखाता हूं मैं आपको। कमोडिटी भी सेल होती है, कमोडिटी मार्केट। धनिया, ठीक है, धनिया, तेल, ठीक है, धनिया, तेल, ये सारी चीजें बिकती हैं भाई। गोल्ड, कॉटन ऑयल, सिल्वर, कॉपर, ये सब बिकता है। इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, ठीक है। यहां पर कमोडिटी खरीदी जाती है, ठीक है, यहां पर कमोडिटी खरीदी जाती है। वैसे ही शेयर मार्केट होती है जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को और शेयर मार्केट को, दोनों को, ठीक है, मैनेज कौन करता है? इन दोनों को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी का। ओके, अच्छा, ये किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। याद है CCU एयरपोर्ट इज LIT, उसमें दूसरे C, पहले C का मतलब क्या था? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो यही होती है ना, शेयर मार्केट। लास्ट पॉइंट, RBI, खत्म। सर RBI इज द एपेक्स बैंक इन द बैंकिंग सिस्टम, आपको भी पता है। अच्छा, RBI की भी कहानी बताता हूं मैं आपको। RBI का जो एक्ट है ना, वो 1934 में आया था, लेकिन कोई पावर नहीं थी उसके पास। RBI एज अ बॉडी 1935 में बना था, 1 अप्रैल को। मतलब 1 साल पहले उसका एक्ट आ गया था, लेकिन उस टाइम RBI एज अ बॉडी नहीं बना था। RBI एज अ बॉडी 1 साल बाद बना था, 1935 में। और आज RBI एपेक्स बैंकिंग बॉडी है, पूरे बैंकिंग सिस्टम का पापा है, सबसे ऊपर RBI बैठता है। सारे कमर्शियल बैंक को RBI कंट्रोल करता है। वो आपने शायद इसमें पढ़ा होगा ना, इको में पढ़ा है आपने, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब RBI डिसाइड करता है। ये सब का सब RBI डिसाइड करता है। RBI का डिसीजन होता है कमर्शियल बैंक को फॉलो करना। सो इट इज एन एपेक्स बैंक। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम एपेक्स बैंक है, एकदम टॉप पर बैठता है।
पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा हमको लगता है इस बार आरबीआई से क्वेश्चन आना चाहिए, लगता तो है मेरे को। ठीक है, तो इसमें ना कितने डिपार्टमेंट है? इसमें 3 डिपार्टमेंट है आरबीआई में। सबसे पहला है BRBM, BRBNM, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्राएं। देखो आरबीआई का एक फंक्शन है ना कि सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है नोट प्रिंट करने का, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्राएं, आरबीआई के पास सोल पावर है इस देश में नोट प्रिंटिंग की। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्राएं, नोट आरबीआई ही प्रिंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब आरबीआई ने ये नोट प्रिंटिंग के लिए दो अपनी जगहें बना के रखी। एक वेस्टर्न इंडिया में है नासिक में, और एक सेंट्रल इंडिया में है देवास में। ठीक है, एक वेस्टर्न इंडिया में वेस्टर्न लोकेशन में दिया एक ऑफिस बना हुआ है, एक सेंट्रल इंडिया में बना है जहां पर नोट की प्रिंटिंग होती है और कॉइन्स की मिंटिंग होती है। ठीक है, नोट और कॉइन्स की मिंटिंग और प्रिंटिंग चलती है BRBNM, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्राएं। ठीक है, इसका दूसरा डिपार्टमेंट है NPCI, जिसके बदौलत तुम भीम करते हो। वाह, वेरी गुड संजना, जाके चोरी करके ले आना भाई 2-3 करोड़ रुपए प्लीज। ठीक है, NPCI, व्हाट इज NPCI? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ठीक है, आप जो भीम, UPI, गूगल पे, ये सब का यूज करते हो ना, भीम, UPI, गूगल पे, ये सब का, तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हो तो जो पेमेंट का गेटवे रेडी करता है ना, जो पेमेंट की सिक्योरिटी गारंटी करता है, वो आरबीआई के थ्रू यही मैकेनिज्म करता है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका काम ही है पेमेंट को सेटल करना। तो आप ये जो ऑनलाइन पेमेंट, RTGS, NEFT ये सब करते हो ना, ये सब को NPCI देखता है। NPCI इनका मॉडरेटर है। ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का मॉडरेटर है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आया सर DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये बैंकों को सुविधा प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज की? बैंकों में जो पब्लिक का डिपॉजिट रखा रहता है, वो पब्लिक का पैसा है, उसका इंश्योरेंस कराता है कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ, कि कल को अगर बैंक डूब गया तो पब्लिक का पैसा तो नहीं डूबना चाहिए। प्लस अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना है, या एक बैंक को इंडिया के बाहर से लोन लेना है, तो आरबीआई उसका गारंटर बनता है। आपको जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था। डन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा वन शॉट ओवर। कोमल बहुत कमजोर हो बेटा तुम, ऑल्टरनेट में दूसरा कोर्स भी देख के रखो। आईबीबीआई उसी टाइम बात कर दिया ना इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का, हिमांशी, जब आईबीसी बता रहे थे उसी टाइम पर कवर कर दिया। आपको शॉर्ट नोट की तरह पूछा जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक होगा आरबीआई और 2 और होंगे। जैसे आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया और साथ में होम मिनिस्ट्री दे दिया, बोला 2-2 नंबर का बताओ। चलो मैं अब आपको ये नोट्स, हाँ सीएमए का सोच लो बेटा तुम, हम तो बोलते हैं सीधा सीएमए में छोड़ो, तुम शादी का सोच के सेटल हो जाओ। सबसे आसान वही होगा, तुमको ना उसमें पढ़ना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, कंफर्टेबली हो जाएगा, ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। मम्मी पापा को बोलो लड़का वड़का खोजना शुरू कर दें तुम्हारे लिए। चलो बेटा, सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में अभी के अभी ये नोट भेज दिया मैंने, एकदम। हैप्पी बर्थडे कोमल, मे यू गेट मैरिड रियली सून। भगवान करे जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। चलो
तो आज के लिए इतना ही भैया, प्लीज ऊपर वाले लिंक में नोटिफाई मी जरूर कर लीजिएगा। अरे भाई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट, और यहां पर 3 चीजें दे देगा, ए बी सी, यहां पर बोल देगा आरबीआई, यहां पर बोल देगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, और यहां पर बोल देगा होम मिनिस्ट्री। बताओ, दो 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 नंबर लिखो इसके बाद, 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। बताओ, ठीक है। इस चैप्टर का एक AWS हो गया, अगले दिन परसों इसका दूसरा AWS होगा, इसका AWS भी खत्म, 1 शॉट भी निपटा दिया, नेल्ड। कल अब इंटर वालों का 1 शॉट है, जैसे आज आपके लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, उनका आज यूट्यूब था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कल आपका यूट्यूब है, मैं उनको दूंगा, ठीक है। आज कायदे से उनका यूट्यूब होना चाहिए था, क्योंकि ट्यूसडे है ना, तो मैंने उनका यूट्यूब ऑफ करके आपका 1 शॉट करा दिया। तो कल आपका यूट्यूब ऑफ, आपका दिन है यूट्यूब का, टेक्निकली वेडनेसडे है कल, तो आपका कल ऑफ करके, मतलब आज वेडनेसडे है, आपका वेडनेसडे वाला ऑफ करके उनको करवाऊंगा, जिससे इक्वेशन बराबर है। हाँ, बुक अवेलेबल है, आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, जब स्टॉक आ जाएगा तो वो सेंड हो जाएगा। अभी कोई बदतमीज आदमी यहाँ पर क्या लिखा था, 2 तारीख को बुक ऑर्डर किया, अभी तक नहीं आई। हाँ, बुक तो पिज़्ज़ा है ना, कि तुम ऑर्डर करोगे और बाहर तुम्हारे दरवाजे के खड़ा रहेगा, ये लीजिए मैम बुक, रख लीजिए। प्लीज़ यार वीडियो में कमेंट ज़रूर करना यार, अच्छा लगा तो प्लीज़, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और चीज़ बताओ, न्यूज़, आप लोग में से जो लोग टैक्स की दुनिया के चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर आप नोटिस किए होगे तो चैनल का नाम चेंज हो गया। बहुत जल्दी हम उस चैनल को जिंदा करने वाले हैं। अब हमने उसका नाम रख दिया है CA शांतम गुप्ता। हाँ, चैनल का नाम रख दिया है CA शांतम गुप्ता चैनल, मतलब चैनल करके सर्च करोगे तो CA शांतम गुप्ता करके आएगा। अब उस पर मैं आपके छोटे भाइयों बहनों के लिए 11-12 लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रेनिंग वीडियोस, डेली व्लॉग्स, इस तरीके का कंटेंट लाने वाला हूँ। उसमें अनअकैडमी ने मेरे को परमिशन दे दी है उस चैनल पर वीडियोस डालने की, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितने हुए देखें यहाँ पे ज़रा सा, 251 पीपल हैव ऑलरेडी लाइक्ड एंड नोटिफाइड मी, बाकी लोग भी कर लो भैया फटाफट, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।